हेलो स्टूडेंट्स, यूएसपी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी अनुशासनात्मक प्रकृति सामाजिक विज्ञान की। इसमें हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना है उसमें हमने विशेषताएं, अर्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ चुके थे। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि इसकी आवश्यकता व महत्व के बारे में। तो अभी आगे हम देखते हैं। इसमें 5 की हमने कुछ पॉइंटों को देखे थे, जैसे इसकी विशेषताओं को देखा था, इसके उद्देश्यों को देखा था, अब इनकी आवश्यकताओं को भी देखा था। इनकी आवश्यकताओं में कुछ पॉइंट्स हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, जैसे नवीन तथ्यों का समावेश पाठ्यक्रम विकास के लिए, तीसरा है परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम। अब हम आगे देखेंगे इस यूनिट में कि आगे जो मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की क्यों आवश्यकता होती है, नवीन तथ्यों के समावेश के लिए क्या आवश्यकता है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता है, और परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता है। मानवीय मूल्यों में हम देखेंगे कि वर्तमान समय में मानवीय मूल्यों के विचार एवं विकास हेतु शैक्षिक पाठ्यक्रम ही प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन है। मूल्यों के पतन एवं स्वार्थपूर्ण भावना के विकास के कारण यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए जो कि नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के पतन को रोकने हेतु विकास का मार्ग प्रशस्त करे। यानी ऐसे नैतिक मूल्यों का पाठ्यक्रम में विकास होना चाहिए जो मानव के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते, जो अन्याय को रोक सके, अनैतिकता को रोक सके, ऐसे कुछ मानवीय मूल्यों का विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषाई समस्या के समाधान के लिए, यानी जो भाषाई समस्याएं हैं बालकों को, उसकी समस्या का समाधान हो सके। भारतीय शिक्षा में भाषा समस्या का स्वरूप प्राचीन काल से रहा है। इसके समाधान हेतु अनेक आयोगों एवं समितियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इनके द्वारा भाषा समस्या के समाधान हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 का त्रिभाषा सूत्र प्रमुख था। इस प्रकार भाषाई समस्या के समाधान हेतु क्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का विशेष महत्व है। अगला पॉइंट है कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए, यानी जो कक्षा कक्ष में शिक्षण होता है पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। अब कक्षा में शिक्षण करवाएंगे तो उसके लिए पाठ्यक्रम का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जब तक पाठ्यक्रम नहीं होगा, कक्षा कक्ष में शिक्षण नहीं होगा, उस कक्षा में मूल्यांकन का कोई मापन स्तर भी नहीं होगा। कक्षा कक्ष शिक्षण के समय ही होता है। पाठ्यक्रम छात्रों के अनुरूप अर्थात मानसिक स्तर के अनुसार होगा, अतः प्रभावी होगा। इसके विपरीत स्थिति में पाठ्यक्रम में सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता भी अनुभव की जा सकती है। नेक्स्ट है छात्रों की संतुष्टि के लिए। अगला पॉइंट है छात्रों की संतुष्टि के लिए। छात्र की आवश्यकता एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्र की रुचियां एवं इच्छाएं भी समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की जाती है, कि जैसे कि छात्रों में क्या नवीनता आनी चाहिए, छात्रों को संतुष्ट है या नहीं पाठ्यक्रम में, यानी जिस कक्षा के स्तर में वो पढ़ रहे हैं उस कक्षा स्तर में वो उस पाठ्यक्रम से संतुष्ट है या नहीं, वो सीखने में रुचि ला पा रहे हैं या नहीं। अगर उनके स्तर के अनुकूल नहीं होगा तो वो सीखने में रुचि नहीं होगी उन्हें। 8वां है शिक्षकों की संतुष्टि के लिए, यानी जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षकों को भी संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में उनका सहयोग भी लिया जाना चाहिए कि कौन सी क्लास के लिए कौन सा पाठ्यक्रम में क्या बिंदु जोड़ा जाना चाहिए, कौन से चैप्टर या कौन सी विषय वस्तु बच्चों के पढ़ाने में के लिए उपयुक्त होगी, ये सब भी हमें शिक्षकों से पूछना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण से पूर्व।
यानी शिक्षकों के लिए भी पाठ्यक्रम आवश्यक है। अभिभावकों की संतुष्टि के लिए, यानी अभिभावक उस पाठ्यक्रम में संतोष रखते हैं या नहीं, जो उस क्लास में उनका बच्चा पढ़ता है उस क्लास का पाठ्यक्रम उनके बच्चे के स्तर के अनुकूल है या नहीं, ये अभिभावक भी जानते हैं। तो अभिभावकों की आकांक्षा जो है अपने बच्चों से कि वो आगे बढ़कर कुछ बड़ा करे, तो वो आकांक्षा पूर्ण हो रही है या नहीं, इसलिए अभिभावकों की संतुष्टि के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। यानी पाठ्यक्रम नहीं होगा, उचित पाठ्यक्रम नहीं होगा, तब तक बालक कुछ सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है शोध परिणामों के उपयोग के लिए, यानी शोध कार्यों के लिए भी पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। समन्वित अनेक शोध कार्यों के लिए भी व्यवहारिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस की जाती है। पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन भी होगा, तो शोध कार्य में भी नवीन शोधों का निर्माण होगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के विकास के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्धारण शिक्षण विधियों, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग एवं शिक्षण में प्रयुक्त संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी शिक्षण विधियों का विकास हो रहा है नहीं, इसका को ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग पाठ्यक्रम के द्वारा हो रहा है या नहीं, यानी पाठ्यक्रम में जो पाठ आए हैं उनमें शिक्षण विधियों का प्रयोग हो रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके इन विधियों में आवश्यक सुधार किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधियों का पूर्ण विकास होता है। अतः शिक्षण विधियों में सुधार एवं विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की जाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है की आवश्यकता क्यों होती है कि शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो सके। जिस शिक्षा का हम देना चाहते हैं बालकों में, समाज के लिए के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। तो शैक्षिक उद्देश्य में होने वाला परिवर्तन सामाजिक दर्शन एवं व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का ही परिणाम होता है। परिवर्तित उद्देश्यों के लिए पाठ्यक्रम के परिवर्तन एवं सुसंगठित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। संरचना 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बाद हुए शैक्षिक उद्देश्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप एक नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के विकास के लिए अनुभव की जा रही थी। इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये है आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता की कुछ पॉइंट्स जो हमने एक एक करके यहाँ पर देखे। नवीन तथ्यों के समावेश के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, फिर है भाषाई समस्या के समाधान के लिए, कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए, छात्रों की संतुष्टि के लिए, शिक्षकों की संतुष्टि के लिए, अभिभावकों की संतुष्टि के लिए, शोध परिणामों के लिए, शिक्षण विधियों के विकास के लिए और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो ये हैं आवश्यकता के कुछ पॉइंट जो हमने अभी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में की आवश्यकता में देखे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के सिद्धांत, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के क्या सिद्धांत है। यानी अब तक हमने विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व और सिद्धांत। अब हम सिद्धांत के बारे में देखें। यानी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, यानी ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के कुछ फैक्ट हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे। फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल, संतुलित विकास का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? संतुलित विकास का सिद्धांत। यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में संतुलित विकास की अवधारणा को स्थान प्रदान किया गया है। विकास के प्रत्येक पक्ष को उसकी आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर स्थान प्रदान किया गया। यानी पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, वो नैतिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे शैक्षिक हो, सारे सिद्धांतों का विकास होना चाहिए। समायोजन का सिद्धांत, अगला पॉइंट है समायोजन का सिद्धांत। यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का निर्माण करने से पूर्व समिति के सभी सदस्यों ने उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों पर विचार किया। उसके उपरांत उपलब्ध संसाधनों में समन्वय स्थापित किया।
इस प्रकार साधनों का उचित दोहन, साधनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए इस पाठ्यक्रम में समायोजन के सिद्धांत का अनुकरण किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का सिद्धांत। यानी जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीय और भावात्मक एकता का सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। देश की अखंडता को सुरक्षित बनाए रखे, समाज में निहित विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, परंपराओं को एक सूत्र में बांध कर रखे, यानी एकता में बांध के रखे। धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता हो, प्रस्तुत की जाए। पाठ्यक्रम में भाषा समस्या के समाधान हेतु विचार विमर्श किए जाए। ये सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय मतलब जो पाठ्यक्रम में देखेंगे, ये भावात्मक एकता वगैरह होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रत्येक पक्ष की एकता के सिद्धांत के साथ संबंध किया जाए। अगला है रुचि का सिद्धांत। अभी रुचि का सिद्धांत तो नॉर्मल है कि बच्चों में अगर पढ़ने में रुचि होगी, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की रुचि के अनुरूप हो, जिससे वह छात्र पढ़ने में रुचि ले सके। अगर जब तक छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेगा तब तक वह सफल नहीं होगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा, छात्र एवं समाज पर दृष्टिगोचर हो, तो रुचि का सिद्धांत तो आवश्यक है। नेक्स्ट है संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। यानी जो हमारी धरोहर है, भारतीय संस्कृति की विश्व के लिए आदर्श अनुकरणीय संस्कृति है, इसके संरक्षण और विकास के प्रत्येक स्तर को स्वीकार किया जाए। मानवता और नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता, सामान्यता, ये भी हमारी संस्कृति है, इसका भी संरक्षण किया गया। बच्चों में ऐसे नैतिक मूल्यों का विकास करना जो हमारी धरोहर व संस्कृति का विकास कर सके, उनका हनन न करे, उनके साथ अनैतिकता न करे। नैतिकता का सिद्धांत। अगला है नैतिकता का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में नैतिक मूल्यों को पूर्णतः महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारत में नैतिक मूल्यों को आज भी सम्मान एवं उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है। अतः पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही कहानी एवं शिक्षाप्रद वाक्यों के माध्यम से बालकों में नैतिकता का संचार किया जाता है। यानी बालकों को ऐसी कुछ नैतिकता भरी कहानियाँ किताबों में दी जाती है जिससे उनको नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, उनमें परोपकार की भावना आ सके, उनमें दूसरों की हित की भावना आ सके, वो स्वयं का ना सोचे, वह राष्ट्र संरक्षण का सोचे। तो ऐसे नैतिक मूल्यों का विकास नैतिकता के सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। मानवता का सिद्धांत। मानवीय मूल्यों का महत्व भारतीय स्तर पर होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी है। आज विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका मानवाधिकार एवं मानवीय मूल्यों के विकास की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। भारतीय परंपरा में मानवीय मूल्यों की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है, जिससे छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। यानी मानवता वही है जिसमें छात्रों में क्या होना सके, छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार की, सहिष्णुता की भावना विकसित हो सके। इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना में मानवीय मूल्यों एवं मानवता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करके मानवता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाए। यानी मानवीय मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है आदर्शवादिता का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में आदर्श परंपराओं का अनुकरण किया गया है, आदर्श वाक्यों का अनुकरण किया गया है, यानी भौतिक विकास के सिद्धांत का अनुकरण किया गया है, परंतु आदर्शवादिता के महत्व को भी अस्वीकार नहीं किया गया। प्राथमिक स्तर से ईश्वर की सत्ता एवं महानता के बारे में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। यानी आदर्शवादिता वही है जो प्रेयर में बालकों को कुछ कहानियाँ सुनाई जाती है, कुछ आदर्श वचन कहे जाते हैं, कुछ अनमोल वचन कहे जाते हैं। बच्चों को इसलिए कहे जाते हैं कि बच्चों में आदर्शवादिता का विकास हो सके। तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें भी जोड़ी जानी चाहिए जिससे बालकों में आदर्शवादिता का भी निर्माण हो सके। उपयोगिता का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पे कुछ ऐसी पंक्तियां हैं आदर्शवादन की जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण उपयोगिता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ्यक्रम संरचना 2005 में प्रत्येक विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करके का प्रयास किया गया है। सभी उपयोगी विषयों को प्राथमिक स्तर से ही महत्व प्रदान किया गया है, जैसे पर्यावरण विज्ञान एवं गणित विषयों को प्राथमिक स्तर से ही शिक्षण का मुख्य बिंदु बनाया गया है। इतिहास एवं भूगोल इनकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है। यानी पर्यावरण विषय और गणित विषयों को प्राथमिक स्तर से महत्वपूर्ण बनाया गया, पर इतिहास विषय को प्राथमिक स्तर पर इतना नहीं माना गया, उसकी तुलना में सामाजिक विज्ञान को महत्व दिया गया है। अगला है सामाजिकता का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
2005 की संरचना में सामाजिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। समाज की आकांक्षा पूर्ति शिक्षा के द्वारा की जाती है, इसीलिए सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक परंपराओं को संज्ञान में लेते हुए पाठ्यक्रम की संरचना की गई है। इस पाठ्यक्रम संरचना में उन सभी तथ्यों एवं प्रकरणों को समावेश किया गया है जो स्वास्थ्य एवं आदर्श समाज का विकास करते हैं। सामाजिक उदारवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, सत्यवादिता, न्यायप्रियता आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में सामाजिकता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, जिसमें न्यायप्रियता के और कर्तव्यनिष्ठता, सत्यवादिता, उदारवादिता आदि की शिक्षा भी बालकों को दी जाए। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु एवं सामाजिक परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करते हुए छात्र के सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके मार्ग उनका आगे की ओर मार्ग प्रशस्त किया जा सके। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना गया, जो छात्र के, राष्ट्र के, समाज के और शिक्षक के विकास के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। तो इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में सभी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक और छात्र दोनों को ही, शिक्षक और छात्र सभी के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षक और छात्र के मध्य जो कड़ी है वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षक अपने विद्यार्थी को शिक्षित कर सकता है और पाठ्यक्रम भी हर स्तर के अनुरूप होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अलग है, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर। धीरे धीरे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उसका पाठ्यक्रम भी बढ़ता जाता है। तो ये था अपना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। आज जो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज, जिसमें हमने 2-4 पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व और सिद्धांत। तो इन पॉइंटों में से ही आपको एक आधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप पढ़ते रहिए। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ।